हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं जेनेटिक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मैं एज अ सैम्पल वीडियो आज अपलोड कर रहा हूं आपको जेनेटिक्स फर्स्ट का। कई बच्चों को कई चीजें समझ में उस हिसाब से नहीं आ पाती हैं, थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने में। मैं एनसीईआरटी को बस इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस चीज को समझ पाए कायदे से कि कौन कैसे होता है, राइट। क्योंकि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में एनसीईआरटी ने वर्ड्स लिखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे की समझ में नहीं आते, थोड़ा सा डिटेल समझ में नहीं आता कि कैसे ये बात बोली गई है। मेरी मेरी कोई कोशिश है कि आपको वो चीजें मैं समझाऊं, और उम्मीद है कि लेक्चर के बाद, इस क्लास के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी कि अच्छा ये ऐसे होता है, राइट एवरीवन। तो आज मैं एक जस्ट एज अ सैम्पल टॉपिक के तौर पे, सैम्पल टॉपिक थोड़ी देर का मैं ले रहा हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात है फॉर एग्जांपल्स के लिए, राइट। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एवरीवन इन द क्लास, कंटिन्यू कर रहा हूं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स कंटिन्यू करते हैं। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एवरीवन इन द क्लास बच्चों। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके फॉर एग्जांपल्स के लिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 87 पे 5.6 कहा है इन्होंने, जेनेटिक डिसऑर्डर्स 5.6 कह करके रिप्रेजेंट करा है इसको, राइट। अब इसमें इन्होंने तीन चीजों की बातें करी है। एक तो पेडिग्री एनालिसिस की बात की है बच्चों, राइट। एक पेडिग्री एनालिसिस, PEDIGREE, पेडिग्री एनालिसिस, ANALYSIS एक बात। दूसरी बात जो करी गई है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात की है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात की गई है एवरीवन इन द क्लास बच्चों, राइट। और जो तीसरी चीज है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात की गई है, और जो तीसरी चीज है वो है क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात की गई है, राइट। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात की गई है, ये तीन डिसऑर्डर्स की बात की गई है। ध्यान से, जब यहां पर है आपके एनसीईआरटी बुक में, मेरे पास बुक है फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये तीन चीजें लिखी हैं, और इसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एनसीईआरटी ने कुछ, क्योंकि इसको 5.6 कहा है तो इसको, इस चीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कुछ 5.6.1, 5.6.1 इसको कहा है 5.6.2, और इसको कहा है बच्चों 5.6.3, एवरीवन इन द क्लास, राइट। ये तीन चीजों को डिस्कस किया, और इन तीनों चीजों को आज की क्लास में मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, ताकि आपको ये बातें समझ में आए क्रिस्टल क्लियर विद तनवीर खान सर, राइट। वेलकम टू द क्लास। देन आइए कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पेडिग्री एनालिसिस, एवरीवन इन द क्लास। तो पेडिग्री एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की बुक में ये इस तरह से मेंशन्ड है। 5.6.1 पेडिग्री के बारे में बोला गया है, उसके बाद 5.6.2 की जो हेडिंग है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बोला गया, और 5.6.3 की जो हेडिंग है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बोली गई है, जिसमें से सबसे पहले प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और इसलिए मैं इसको, जो बाकी दो हैं, उसको रब कर रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल सके लिखने के लिए। तो हेडिंग लिखिए पेडिग्री एनालिसिस। मेरे साथ में ही नोट्स बन रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, स्लो एंड स्टडी, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में आए और नोट्स वहीं बनते रहे, ताकि प्रॉब्लम ना रहे, राइट एवरीवन। तो जो भी आप पढ़ेंगे क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट। आइए लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसलिए एवरीवन क्लास, चलिए इसको मैंने रब किया। और पेडिग्री एनालिसिस, ऑफ कोर्स पेडिग्री एनालिसिस को मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, राइट। तो पेडिग्री एनालिसिस मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, पेडिग्री एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा, PEDIGREE, पेडिग्री, ANALYSIS, पेडिग्री एनालिसिस। चलिए कंटिन्यू करते हैं, राइट सब लोग, और इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चीज है
क्लास का कॉपी ओपन करिए सब लोग, पेडिग्री एनालिसिस। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू विद द वर्क। इट इज अ मेथड ऑफ it it is a method it is a method of study of human genetic of human genetic disorders। मानी सी बात है, ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक, GENETIC, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एवरीवन इन द क्लास। ठीक, ये है जिसे कहती हैं कि पेडिग्री इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लिखिए सब लोग, एवरीवन इन द क्लास। ओके, अब समझते हैं जरा बात को। इसी में आगे है द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, या हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। समझिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, एवरीवन इन द क्लास, मैं सब बातें समझाता हूं, जरा सा लिखिए पहले। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स or the principles of inheritance, or the principles of, everyone in the class, inheritance। हाँ, the principles of inheritance, the principles of inheritance are applicable in humans also, are applicable in humans also। however, पहले सेंटेंस लिखिए, एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, राइट? इसलिए तो applicable in humans also, however controlled crosses, controlled crosses cannot be applied, controlled crosses cannot be applied on humans, ओके। समझते हैं जरा सा इस बात को। मैं टाइम दे रहा हूं, लिखिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग इसको लिख लीजिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। एवरीवन इन द क्लास, राइट? चलिए, हाँ, समझते हैं। ये एक मेथड है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ने का, पेडिग्री एनालिसिस। ओके, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, मेंडल्स ने जो रूल्स कहे थे, लॉज जो इनहेरिटेंस की दी थी, वो ह्यूमंस में भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ये लॉज जरूर एप्लीकेबल है ह्यूमंस में, लेकिन ह्यूमंस में आप हाउएवर कंट्रोल्ड क्रॉसेस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ह्यूमंस के ऊपर आप कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेंडल ने कंट्रोल्ड क्रॉसेस किए थे पी प्लांट पर। समझिएगा, पी प्लांट पे तो कंट्रोल प्रोसेस किए थे, उनके हाथ में था कि वो कंट्रोल प्रोसेस कर लें, लेकिन ह्यूमन की रिस्पेक्ट में कंट्रोल प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। अब एक बच्चा हो सकता है बोले, सर क्यों नहीं हो सकते हैं? तो देखिए आंसर, इसलिए नहीं हो सकते, जैसे कि समझाने के लिए मेल्डे ने एक डॉर्फ प्लांट लिया, बहुत छोटा सा प्लांट, लेस देन 1 फीट, 0.75 फीट का। दूसरा टॉल हाइट का प्लांट 6 फीट, दोनों में क्रॉस कराया। अब आप ये कहो कि हम किसी एक आदमी को लेते हैं जो बहुत ही छोटा है, बोना है, छोटा सा 1 फीट का आदमी, टुई 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 टुई, और कोई एक ऐसी लड़की लो जो कि 6 फीट अमिताभ बच्चन की हाइट की है, और दोनों में रिप्रोडक्शन कराओ, शादी करा दो, रिप्रोडक्शन कराओ। तो अब भैया जो छोटा वाला है उसके तो बल्ले 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 बल्ले, लेकिन जो बड़ी वाली है उसके लिए तो गई भैंस पानी में, बेचारी के लिए बफेलो गॉन इन वाटर। इसलिए मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हम ह्यूमंस में ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक बहुत छोटे हाइट का आदमी है, उसकी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि मेंडल साहब ने ऐसा कहा था, आओ जरा सा ह्यूमंस पे करके देखते हैं, तो किसी एक जबरदस्ती किसी छोटे आदमी से, बिल्कुल जबरदस्ती किसी एक बड़ी लड़की के साथ जिसकी 6 फीट की हाइट हो, उससे शादी करा दी जाए, सिर्फ इसलिए कि हमें आगे का रिजल्ट देखना है। नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन।
राइट, एक बात। दूसरी खास बात, एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है ह्यूमंस में इस तरह की बातों को लेकर के कि जो रिप्रोडक्शन से जो यंग वंस फॉर्म होते हैं उसमें उनका नंबर काफी कम होता है, प्रोजेनी का नंबर कम होता है। पी प्लांट में हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स वेयर फॉर्म्ड, कई प्लांट्स पी प्लांट के प्रोड्यूस हुए थे जिसको मेंडल ने स्टडी किया। लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होगा और जब उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, चिल्ड्रंस बनेंगे, तो वो बहुत के नहीं होते हैं कि बेटा नंबर वन, बेटा नंबर टू प्रेजेंट सर, बेटा नंबर थ्री प्रेजेंट सर, बेटा नंबर फोर प्रेजेंट सर। भाई एक बेटा, दो बेटे, एक बेटी, दो बेटे, दैट्स इट, दो तीन, समझे ना। अब आप कहो कि किसी के 12 बच्चे हैं, 13 15 बच्चे हैं, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कंट्रोल्ड प्रोसेस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, एक बात। एंड the offsprings and the offsprings and the offsprings produced and the offspring produced by sexual reproduction, by sexual reproduction कहते हैं, मीटिंग कहते हैं बच्चों, एक ही बात है। by sexual reproduction, by sexual reproduction is less. Of course young ones में कोई एक बेटा, एक बेटी या दो बच्चे या तीन बच्चे ही या चार बच्चे ही पॉसिबल होते हैं। मान के चलिए 15 बच्चे, 16 बच्चे, 20 बच्चे नहीं पॉसिबल है, ये इतना ज्यादा प्रोजनी नहीं हो सकता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्स होते हैं वो लिमिटेड नंबर के होते हैं, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस के ऊपर, राइट, ये जो ह्यूमंस की जो मेंडेलियन लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, या पेडिग्री ह्यूमंस पे डायरेक्टली हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आती है जो मैंने आपको समझाया, जो कि एनसीईआरटी भी बोलती है इसी बात को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। फर्दर लिख रहे हैं, देयरफॉर देयरफॉर कंटिन्यू करिए सब लोग। देयरफॉर, हाँ कंटिन्यू करते हैं एवरीवन इन द क्लास। यहाँ पे कॉपी करिए कंप्लीट पूरा, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। इस बात को सब लोग कॉपी कर लें। देयरफॉर, हाँ पेडिग्री क्या है देखिए, पेडिग्री ऐसी भी है। देयरफॉर पेडिग्री, देयरफॉर पेडिग्री इज analysis, analysis is analysis of traits over number of generations, over number of generations, GENERATIONS, in the form, in the form of a family tree, in the form of a family tree। एवरीवन, तो पेडिग्री एक एनालिसिस है ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स का, सिंपल टर्म्स में कई जनरेशंस में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई जनरेशंस में एनालिसिस करना, जो कि एक फैमिली ट्री के फॉर्म में लगभग लगभग कुछ कुछ फैमिली ट्री के फॉर्म में होता है। दैट्स इट एवरीवन इन द क्लास, राइट। तो दिस इज द थिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। बात अब ये आती है कि आखिर हम ये पेडिग्री एनालिसिस पढ़ें क्यों। एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि पेडिग्री एनालिसिस क्यों पढ़ा जाए। हाँ, इसका आंसर, पेडिग्री एनालिसिस से ही हमको ये मालूम हो जाता है कि किसी भी कपल्स में जो होने वाले बच्चे हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाती है कि इनमें डिजीज ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं कि नहीं है, राइट। तो कपल्स में जो एक मैरिज होती है, उनसे जो चिल्ड्रंस, मैरिज के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चिल्ड्रंस फॉर्म होते हैं, उन चिल्ड्रंस में वो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी है या नहीं के बराबर है, इसको हमें मालूम होता है पेडिग्री से। तो अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, बाय पेडिग्री एनालिसिस, एवरीवन इन द क्लास, बाय पेडिग्री, बाय पेडिग्री एनालिसिस we can know, we can know, everyone, ठीक लिखिए साथ में हमारे, by pedigree analysis we can know the probability, the PROBABILITY
ऑफ डिजीज, जेनेटिक डिजीज ऑफ, जो ट्रांसफर होती हैं डिजीजेस, उनके बारे में बात कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ genetic the probability of genetic diseases DISEASES being transferred TRANSFERRED being transferred from parents to offsprings, from parents to offsprings, from parents to offsprings, offsprings, right? इसलिए तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में डिजीज के ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसको बताता है पेडिग्री एनालिसिस। कॉपी करिए एवरीवन इन द क्लास, राइट? तो दिस इज द थिंग। आइए कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो ये बात थी। हाँ, आगे समझते हैं। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इसे कॉपी कर लें सब लोग बच्चे, ताकि कंटिन्यू करें हम लोग आगे।